नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। झांसी में पुनर्वास की जमीन को लेकर श्रेणी वर्ग 3 में यह आती है, जिसको बेचने का खेल लंबे समय से चल रहा था। इस पर वर्तमान जिलाधिकारी झांसी ने मामले को संज्ञान में लेकर पुनर्वास की जमीन की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। इसके संबंध में हमारे आदरणीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो सब रजिस्ट्रार यहाँ पर 2 लोग हैं, उन लोगों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी बैनामा बिना अराजी नंबर डाले नहीं किया जाएगा। और खासतौर से जो पुनर्वास की जमीनें हैं, तो पुनर्वास की जमीनों का तो हस्तांतरण हो भी नहीं सकता है। वो तो लोगों के पुनर्वास के लिए रहने सहने के लिए दिया गया था। तो अगर इस प्रकार की कोई शिकायत आती है तो उस पर अगर गलत तरीके से उसका बैनामा कराया जाता है तो उस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। उसके संबंध में अगर शिकायत हमें प्राप्त होती है, अभी आपके द्वारा बताया गया है कि ऐसा मामला है, तो आपसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि अगर ऐसे कुछ मामले हैं तो आप निश्चित तौर पर हमें उपलब्ध कराएं, तो उस पर हम लोग समिति बना के निश्चित तौर पर जांच कराकर जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। झांसी पुनर्वास की जमीनों को बेचने का खेल लंबे समय से चल रहा है। हम आपको बताएं कि जो विस्थापित किसान होते हैं उनको सरकार की तरफ से भरण पोषण के लिए जमीन दी जाती है। जितनी जमीन उनकी एक्वायर करी जाती है, अगर किसी किसान की जितने एकड़ जमीन एक्वायर करी जाएगी उतनी ही जमीन सरकार की तरफ से उसको दी जाती है। लेकिन उसमें एक शर्त होती है कि उस जमीन को किसान बेच नहीं सकता, वो भरण पोषण के लिए रहती है। लेकिन यहाँ पर देखा जाता है कि भूमाफिया उन किसानों को अपने बातों में ले लेते हैं और उसके बाद उस जमीन का प्लॉटिंग के द्वारा सौदा करवाते हैं। प्लॉटिंग करने का उन्होंने एक तरीका निकाला हुआ है कि वहां पर तहसील में एक आराजी नंबर नहीं डालते हैं, बिना आराजी नंबर डाले ही इसकी रजिस्ट्री करवा दी जाती है, क्योंकि आराजी नंबर सर्वे के माध्यम से डीएम कार्यालय से रजिस्ट्रार ऑफिस जा चुका होता है। अगर वो आराजी नंबर डालेगा तो वो रजिस्ट्री वहां पर रुक जाएगी। इस वजह से एक नया तरीका निकालकर, लेकिन जब हमने उप जिलाधिकारी झांसी से बात करी तो उन्होंने बताया कि जब से वर्तमान जिलाधिकारी ने जो कार्यभार संभाला है तो उन्होंने तत्काल प्रभाव से यह आदेश दिया था कि इस तरह की कोई भी रजिस्ट्री जिस पे आराजी नंबर ना डाला जाए, ना डाला हो, वो रजिस्ट्री बिल्कुल ना करी जाए, जिससे कि आज की स्थिति में पुनर्वास की जमीन नहीं बिक पा रही है। लेकिन इससे पहले जो जमीन बिक गई थी उस पर किस तरह की कार्रवाई अब प्रशासन करता है, ये देखने वाली बात होगी। हम आपको बताएं, हम यहाँ नए गांव रोड पर खड़े हुए हैं। यहाँ पर मैं कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं आपको, ये पुनर्वास की जमीन है। यहाँ पर लगभग 5 एकड़ का रकबा है ये, और यहाँ पर मेन रोड पर दुकानें बना दी गई है और ये मकान बना, ये धीरे धीरे ये वाला काम चल रहा है और इस तरीके से जमीन को कब्जे में लिया जा रहा है। और अगर इसी तरह अगर मान लीजिए इसका आदेश इस समय नहीं जाता तो और भी जमीनें लगातार यहाँ पर बिकती रहती। इसलिए इस आदेश के बाद से जो वर्तमान जिलाधिकारी हैं उनके आदेश के बाद से यहाँ पर ये रुक गया है। पुनर्वास की जमीनों को बेचने का खेल इस समय फिलहाल रुका हुआ है। लेकिन देखते हैं कि इस पे जो बिक चुकी है उस पर किस तरह की कार्रवाई आगे होती है। कैमरामैन राज गौतम के संग दीपक जौहरी, झांसी। चलिए खबर में आगे बढ़ते। नोएडा पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग का खुलासा किया है और इसके तहत पुलिस ने 5 वाहन चोर गिरफ्तार किए हैं। आपको बता दें कि गिरफ्तार किए गए चोर शातिर किस्म के अपराधी हैं और कई जिलों में इनके ऊपर 28 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। सैकड़ों वाहन चोरी की घटनाओं को अब तक ये अंजाम दे चुके हैं। ये एक वाहन चोरी का गैंग पकड़ा गया है। इसमें 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं और विभिन्न प्रकार की गाड़ियां इससे बरामद हुई हैं, जिसमें 13 गाड़ियां तो कनेक्ट हो गई हैं और 4 गाड़ियां भी कनेक्ट नहीं हो पाई हैं, उनको हम कनेक्ट कर रहे हैं। और ये बहुत ही अच्छे तरीके से, मतलब ये एकदम एक्सपर्ट हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक लॉक आता है उसको खोल करके और 5 से 10 मिनट में इसकी चाबी बना करके इसको चुरा करके ले जाते हैं। चोरी करने का तरीका क्या होता है? रेकी भी करते हैं ये, और ये देखते हैं कि गाड़ी बहुत सेफ स्थान पे हो, और चूंकि अपने पूरे टूल्स भी रखते हैं, गाड़ी के नीचे लेट जाएंगे, वहां अपनी गाड़ी बगल में लगा लेंगे, उसको बनाने लगेंगे ताकि लोगों को शक न हो। तो बगल में गाड़ी खड़ी कर दिया, फिर उसे बनाने लगे, फिर उसी बीच उसका लॉक तोड़ करके फिर चाबी बनाकर 5 मिनट में चुरा के निकल जाते हैं। ये एक आदमी पकड़ा गया है जो खरीदता था इसमें, वो भी पकड़ा है। और अभी चूंकि इतना बड़ा इनका नेटवर्क है, इतने कम समय में हो नहीं पाता है, तो हम लोग इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि और कहां इन्होंने बेचा है, किस किस को दिया है। कितने टाइम से गाड़ियां चोरी कर रहे थे और कितनी गाड़ियां? पुलिस के द्वारा वाहन चोर जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं। वाहनों को चोरी करने वाला गैंग पकड़ा गया है। इसकी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ जो है नोएडा के डीसीपी रामबदन सिंह जी मौजूद हैं। सर, क्या था ये पूरा मामला, किस तरह से ये चोरी करते थे? देखिए, नोएडा शहर में बहुत लग्जरी गाड़ियां हैं, लोग इन पे काफी नजर रखते हैं। तो बहुत दिन से हमारे यहाँ जो चोरियां हो रही थी तो हमारी टीम लगातार इसमें काम कर रही थी। उन्हें कल कामयाबी मिली रात में,
और इसमें 5 चोर शातिर गिरफ्तार हुए। 17 गाड़ियां इनसे बरामद हुई हैं। 13 गाड़ियां कनेक्टेड हैं। अभी 4 का हम पता कर रहे हैं कि वो गाड़ियां कहां से चोरी हुई हैं। सर, इस गैंग में कितने लोग शामिल थे और कितने लोग पकड़े गए? इस गैंग में 5 लोग अभी पकड़े गए हैं। 3 हमारी जानकारी में और हैं, और अभी इस पर हमारी इन्वेस्टिगेशन हो रही कि और कितने लोग शामिल हैं, क्योंकि जो अभी इसे फौरी तौर पर पूछताछ हुई है उससे यही पता चल पाया है। इस तरह के जिस चोर जो हैं जगह जगह घूम रहे हैं, जिस तरह से वो वाहनों की चोरी करते हैं, इन चीज से लोगों को किस तरह से मतलब सचेत रहना चाहिए? क्या कहना चाहेंगे आप लोगों को? देखिए, लोगों को तो हम यही कहेंगे कि वो अपनी गाड़ियां जहां खड़ी करते हैं वहां सेफ खड़ी करें, और जो डिवाइसेस लगाई जाती हैं जैसे जीपीएस वगैरह लगाया जाता है उसकी पूरी मॉनिटरिंग करें, वो उनका जीपीएस हमेशा काम करता है या नहीं करता है। चाबियां हैं, वो अपनी चाबियां इसकी सुरक्षित रखें, और जब भी इस तरह का कोई शक हो तो निश्चित रूप से वो पुलिस से संपर्क करें। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ डीसीपी रामबदन सिंह जी, जिन्होंने जो है खुलासा किया, पूरी जानकारी दी कि किस तरह से जो है चोर वाहनों की चोरी करते थे, और फिलहाल इनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। और साथ ही जनता से इन्होंने बोला है कि अपने वाहनों की सुरक्षा के लिए हमेशा सचेत रहें। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जनता टीवी। मैं जूही श्रीवास्तव, वीडियो पर्सन के साथ, नोएडा। तो जरा बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। मेरठ में डीएम और एसएसपी ने कांवड़ियों का भव्य स्वागत किया। ओघड़नाथ मंदिर के पास हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा। NH 58 के पास किया गया हवाई सर्वेक्षण। इटावा में रेल मंत्रालय ने दी है बड़ी सौगात। ट्रेनों के ठहराव के लिए क्षेत्रीय लोगों ने दिया था ज्ञापन। लोगों ने चालक परिचालक को फूल माला पहनाकर स्वागत किया। स्थानीय में खुशी का माहौल। रायबरेली में पुरानी रंजिश को लेकर चली हैं गोलियां। हत्या के मामले में जेल में था दबंग। सूचना पर पहुंची है पुलिस। मामले की जांच पड़ताल में जुटी। डी थाना क्षेत्र का मामला। हमीरपुर में कॉस्मेटिक सामान के गोदाम में भीषण आग लगने का मामला। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। राठ थाना क्षेत्र का पूरा मामला। अंबेडकर नगर में हाई ड्रिल गेट के पास मिला है लाइनमैन का शव। सूचना पर पहुंचे हैं कोतवाल और अन्य पुलिसकर्मी। अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र का मामला। बांदा में पत्नी की हत्या के आरोपी पति को कोर्ट ने सुनाई है मौत की सजा। अभियोजन पक्ष ने 11 गवाह पेश कर हत्यारे को दिलाई सजा। बबेरू कोतवाली इलाके में साल 2020 में हुई थी हत्या। महुआ में नवविवाहिता जोड़े की मौत से परिवार में मचा कोहराम। दोनों का एक साथ अंतिम संस्कार। 3 माह पहले हुई थी शादी। मेरठ में तीर हत्याकांड मामले में कोर्ट ने सभी आरोपियों को किया दोषी करार। 5 अगस्त को सुनाई जाएगा फैसला। 3 युवकों की बाजार में हुई थी हत्या। अमेठी में फर्जी अधिकारी बने युवक को व्यापारियों ने पकड़ा। फूड अधिकारी बनकर वसूली कर रहा था। सूचना पर पहुंची पुलिस। मामले की कार्रवाई में जुटी। लखनऊ में रत्नेश्वर महादेव मंदिर से निकली है कांवड़ यात्रा। सैकड़ों शिव भक्त शामिल। पुलिस टीम सुरक्षा को लेकर अलर्ट। संभल में ग्रामीणों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से हादसा। एक की मौत, दर्जनों लोग घायल। गंगा घाट पर अंतिम संस्कार कर लौट रहे थे सभी। सूचना पर पहुंची है पुलिस। जांच शुरू। अलीगढ़ में बाइक ने सड़क पार कर रही महिला को मारी है टक्कर। हादसे में दोनों की मौत। सूचना पर पहुंची है पुलिस। जांच शुरू। तो चलिए जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं जनता टीवी के तमाम रिपोर्टर्स की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के साथ। नमस्कार। यूपी विधानसभा का मानसून सत्र आज चौथे दिन खत्म हो गया, जबकि 5 दिन का सत्र घोषित किया गया था और लेकिन इस एक दिन पहले ही समाप्त कर दिया गया। रीजन क्या है कि जितने भी विधेयक और जो भी लाए गए संशोधन, वो सारे संशोधन और विधेयक पास हो गए और ध्वनिमत से पारित होने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो है अपना उद्बोधन किया और अपने उद्बोधन में उन्होंने कई मुद्दों पर जो है सरकार से कहा कि सरकार की तरफ से जो किसी तरह कोई कमी नहीं है। जो विधेयक लाए गए हैं पब्लिक के हित के लिए हैं और अनुपूरक बजट में भी उन्होंने कहा कि पब्लिक के हित पूरे होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा विभागों में विकास हो सकेगा और जिन विभागों में बजट की कमी थी उनके लिए अनुपूरक बजट लाया गया है। इसलिए अनुपूरक बजट को लेकर के ध्वनिमत से पास किया गया। साथ ही उन्होंने कल की बारिश के बाद दौरान जो यहाँ गोमती नगर इलाके में एक युवती से छेड़छाड़ हुई थी, एक बुजुर्ग साथ भी बदतमीजी लोगों की थी, उस पर उन्होंने कहा कि 4 अफसरों पर कार्रवाई की गई है। पूरी चौकी के लोग सस्पेंड कर दिए गए हैं और पूरा जो है वहाँ के जितने डीसीपी और एसीपी
डीसीपी सब बदल दिए गए हैं। तो इसको लेकर उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर के बारे में सीधा से कहा कि मेरा सख्त नजरिया है, किसी कतई नहीं छोड़ा जाएगा। और वहीं जो है अयोध्या का एक मामला था जिसमें एक जो है 14 साल के जो बच्चे के साथ जो है दुराचार का मामला प्रकाश में आया, उस पर उन्होंने कहा कि इसमें सपा के कार्यकर्ता की भूमिका प्रकाश में आई है। तो उस पर उन्होंने सपा के हाथों भी लिया और उन्होंने कहा लेकिन कोई भी कार्यकर्ता पैसा भी हो हम उसको बख्शेंगे नहीं और कार्रवाई करेंगे। तो कुल मिलाकर सदन जो है कानून व्यवस्था के नाम पर और जो है ध्वनिमत से पारित किए बजट के साथ समापन हुआ। लेकिन अभी इतना जरूर है कि विपक्ष जो है कह रहा है लगातार कि उसकी बातें जो है अनसुनी की गई हैं और सदन कम दिन में खत्म कर दिया गया है। कैमरा पर्सन रियाद के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। दिल्ली में हुए हादसे के बाद जहां 4 लोग की मौत हो गई थी, अब उसको देखते हुए यूपी सरकार भी अलर्ट मोड पर है और ऐसे में सीएम योगी के आदेश के बाद प्रयागराज में भी सख्ती बरती जा रही। बता दें, प्रयागराज विकास प्राधिकरण और अग्निशमन विभाग के द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और सभी बिल्डिंगों को चेक किया जा रहा है कि मानक के अनुरूप उसमें काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और साथ ही अग्निशमन विभाग जाकर चेक कर रहा है कि बेसमेंट में कोई कोचिंग तो नहीं चल रही। अगर कहीं ऐसा कुछ भी पाया जा रहा है तो सख्त निर्देशित किया जा रहा है और उसको बंद कराया जा रहा है। उसी कड़ी में पीडीए भी अब तेजी से काम कर रहा है और पीडीए ने आज एक कोचिंग बेसमेंट में चलता हुआ डिजिटल लाइब्रेरी पाया जिसको सील कर दिया है। बता दें, पत्रिका चौराहे के पास एक डिजिटल बेसमेंट में कोचिंग चल रही थी जिसको पीडीए ने सील किया है और सीलिंग की कार्रवाई करते हुए वहां पर पोस्टर भी लगाया है। और इसी तरह से अब सख्ती बरती जा रही है कि कोई भी कोचिंग बेसमेंट में न चले, क्योंकि प्रयागराज में भी लगातार जल भराव की समस्या देखी जा रही है। अगर ऐसे में कहीं बेसमेंट में कोचिंग चलती है तो उस पर सीलिंग की कार्रवाई और सख्त कार्रवाई के निर्देश अग्निशमन विभाग और पीडीए के द्वारा दिया जा रहा है। अब देखना होगा इस पर आगे किस तरह की और कार्रवाई होती है। फिलहाल अभी तक अग्निशमन विभाग ने करीब 50 से ज्यादा बिल्डिंगों को चिन्हित करके उसमें चेकिंग अभियान चलाया है और जहां कुछ कमी भी मिली है, मानक के अनुरूप काम नहीं हो रहा, तो उन्हें सख्त निर्देश दिए कि उसको पूरा किया जाए। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। दिल्ली हादसे के बाद आपको बता दें उन्नाव में भी एक्शन हुआ है। डीएम ने जांच टीम गठित की है। जांच टीम में नायब तहसीलदार और जो फायर के एसएचओ हैं उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो भवनों की जाके जांच करें, जिसके बाद अस्पताल और जो भी बिल्डिंग्स हैं, मॉल्स हैं, वहां पे भी गए हैं ये लोग, उन लोगों ने जांच की है। फिलहाल जांच की रिपोर्ट जो है वो डीएम को सौंपी जाएगी। फिलहाल एहतियातन यहाँ पे जांच शुरू कर दी गई है। आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरीके से कमियां पाई गई हैं और दुरुस्त करने के किस प्रकार से निर्देश दिए जाएंगे। मैं जनता टीवी चैनल के लिए चैतन्य त्रिपाठी, उन्नाव। नोएडा में जहां बारिश की वजह से लोगों को जल भराव की समस्या का सामना करना पड़ा, वहीं तेज बारिश के कारण नोएडा में कई जगहों पर हादसे भी घटे और वो घटनाएं सामने आई। आपको बता दें, ग्रेटर नोएडा में एक कच्ची दीवार बनी हुई थी, अभी उस पर काम चल रहा था और उसके बगल में ही एक झोपड़ी बनी थी। तेज बारिश के चलते वो बाउंड्री वॉल जो है वो झोपड़ी के ऊपर गिर गई और झोपड़ी में सो रहे पति पत्नी की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस और जिला प्रशासन के आला अधिकारी जो है वो मौके पे पहुंचे और उन्होंने दोनों दंपतियों के शव को जो है कब्जे में लेकर उनको पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और फिलहाल जांच में जुटे हैं कि आखिर इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही। लेकिन जिस तरह से ये घटनाएं सामने आई हैं, ऐसे में कई सारे सवाल जो है वो जिला प्रशासन के ऊपर खड़े होते हैं कि आखिर ये इस तरह की लापरवाहियां देखने को क्यों मिलती हैं, इस तरह की लापरवाहियां क्यों सामने आती हैं। आखिरकार जिला प्रशासन जो है वो इस तरह की घटनाएं ना हो इसको लेकर जो है सतर्क क्यों नहीं होता। बाकी आगे अब इस पर क्या कार्रवाई होगी ये देखने वाली बात होगी। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता टीवी। श्रीवास्तव वीडियो पर्सन के साथ हमारा। रायबरेली जिले में नहीं दिख रहा है दबंगों में पुलिस का खौफ। दरअसल पूरा मामला रायबरेली जिले में आने वाले सलून कोतवाली क्षेत्र के रतासो गांव का है, जहां पर मामूली बात को लेकर दो पक्षों में कहासुनी हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। सबसे बड़ी चीज यह है कि वायरल वीडियो में यह साफ तौर पे देखा जा सकता है कि दबंगों के हाथ में किस तरीके से धारदार हथियार हैं। फिलहाल यह वीडियो वायरल होने से सलून पुलिस की किरकिरी जरूर हो रही है। यह पूरा मामला रायबरेली जिले में आने वाले सलून कोतवाली क्षेत्र के रतासो गांव का है। फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो की जांच पड़ताल में जुट गई है, लेकिन इस तरीके का वीडियो वायरल होने से स्थानीय पुलिस का इकबाल अब कम नजर आता है। राहुल मिश्रा, जनता टीवी, रायबरेली। मैनपुरी में आज भगदड़ मच गई है, जहां पर जिलाधिकारी और सारे प्रशासनिक अधिकारी जो है, एडीएम है या एडिशनल एसपी है, कप्तान सामने और छापेमार कार्रवाई की है। वहीं पर पर्यावरण विभाग में 3 लोगों को उठाया गया है और वहीं पर सौसैया जो हॉस्पिटल है उसमें 2 लोगों को उठाया गया है, क्योंकि ये लगातार शासन से खबर मिल रही थी कि दलाली होती है, सौसैया हॉस्पिटल हो या पर्यावरण विभाग हो।
तो इस विभाग में जिलाधिकारी का सख्त निर्देश है कि कोई भी प्राइवेट कर्मचारी वहां न बैठे और न किसी तरीके की कोई दलाली हो। तो ये कहीं ना कहीं करप्शन के लिए आज जिलाधिकारी ने काफी छापेमारी की है। उसको लेकर आज पूरे जिले में भगदड़ मच गई थी। जैनपुर से पवन पांडे, जनता टीवी। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन को 50 किलो आरडीएस से उड़ाने की धमकी देने वाले छात्र को आगरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लखनऊ डीजी कंट्रोल रूम में एक मेल किया गया था जिसमें 50 किलो आरडीएस से आगरा रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई थी। साथ ही यूपी पुलिस और प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ को भी चैलेंज किया गया था कि इस घटना को अंजाम दिया जाएगा और रोका जा सके तो रोक लें। जिसके बाद आगरा पुलिस सक्रिय हुई और जांच के बाद धौलपुर से एक 21 वर्षीय छात्र को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में छात्र ने बताया है कि पड़ोसी उसकी बहन से छेड़छाड़ करता था, जिसके बाद पड़ोसी का मोबाइल चुराकर युवक ने धमकी भरा मेल किया था जिससे कि पड़ोसी पर कार्रवाई हो। वहीं आगरा डीसीपी सूरज राय ने बताया कि पूरे मामले की पूछताछ की जा रही है और अन्य पहलुओं पर भी जांच की जा रही है। फिलहाल छात्र ने बताया है कि उसकी बहन से पड़ोसी छेड़छाड़ करता था, जिसके बाद उसका पड़ोसी का मोबाइल चुराकर युवक ने धमकी भरा मेल किया था। अन्य पहलुओं पर भी जांच और पूछताछ की जा रही है। ब्रजकिशोर शर्मा, जनता टीवी, आगरा। आशिक मिजाज महिला ने 3 प्रेमियों के साथ मिलकर रची पति की हत्या की साजिश। पुलिस ने खुलासा कर चारों को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। आपको बता दें पूरा मामला मंगलपुर थाना क्षेत्र का है, जहां बीती 26 जुलाई को एक व्यक्ति का शव घर से 100 मीटर की दूरी पर पड़ा मिला। तो वहीं मृतक के भाई ने अपनी ही भाभी समेत 4 लोगों पर हत्या का आरोप लगाते हुए लिखित शिकायती पत्र पुलिस को सौंपा था। पुलिस ने भी शिकायती पत्र के आधार पर जांच पड़ताल शुरू की तो मामला सच साबित हुआ और महिला समेत उसके 3 प्रेमियों ने मिलकर ही पति की हत्या की साजिश रची थी। पहले तो मृतक को शराब पिलाई गई और उसके बाद गला दबाकर उसकी हत्या की गई। पुलिस ने खुलासा करते हुए चारों को जेल भेज दिया है। कानपुर देहात से गौरव शुक्ला, जनता टीवी। आपको बता दें जिलाधिकारी बलिया प्रवीण कुमार लश्कर ने सीएमओ कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण में 5 एसीएमओ सहित 21 कर्मी नादारद मिले। डीएम बलिया ने इस मामले को लेकर सीएमओ को कड़ी फटकार लगाते हुए व्यवस्था में सुधार की चेतावनी दी है। रेल के ग्रुप के अथक प्रयास के चलते भतना रेलवे स्टेशन पर अलीगढ़ मेमो फास्ट ट्रेन का पूरी तरीके से यहाँ ठहराव हुआ है। तो लगातार कई वर्षों से पूरी तरीके से रेलवे ग्रुप के जो संबंधित व्यापारी गण हैं तो लगातार जो है रेल ठहराव के लिए पूरी तरीके से प्रयास करते नजर आ रहे थे। वहाँ देखा जा रहा था कि क्योंकि व्यापारी क्षेत्र माना जाता है भतना नगर में, क्योंकि कई आसपास के इलाकों के जो व्यापारी लगातार अपने भतना स्टेशन से जो है आने जाने के लिए पूरी तरीके से यहाँ लगातार प्रयास करते हैं। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से ट्रेनों का जो ठहराव है तो कहने के व्यापारियों को काफ़ी लाभ मिलता नजर आ रहा है, क्योंकि रेलवे ग्रुप के द्वारा लगातार रेल मंत्रालय को जो है पूरी तरीके से जो है एक ज्ञापन दिया जा रहा था और आज उनको जो अथक प्रयास के चलते कहीं ना कहीं अलीगढ़ कानपुर मेमो जो फास्ट ट्रेन है उनका जो ठहराव किया गया। वहीं देखा यह जा रहा कि पूरी तरीके से गोमती एक्सप्रेस का भी यहाँ ठहराव हुआ है। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि व्यापारिक जो क्षेत्र अगर माना जाए तो भतना के बड़ा व्यापार क्षेत्र माना जाता है, जो काफ़ी रेल मंत्रालय को इससे लाभ मिलेगा। कैमरा पर्सन के साथ रामकुमार राजपूत, जनता टीवी, इटावा। पूर्व मंत्री स्वर्गीय हरशंकर तिवारी के प्रतिमा के चबूतरे पर बुलडोजर चलाए जाने को लेकर पूरी तरीके से अब सियासत गर्मा गई है। आपको बताते चले कि गोला ग्राम के टाड़ा में जहां पे उनका पैतृक निवास था वहां पर एक प्रतिमा लगाए जाने की पूरी तरीके से तैयारी चल रही थी, क्योंकि पूर्व मंत्री हरशंकर तिवारी की 88वीं जयंती 5 अगस्त को मनाई जाएगी, जिसको लेकर पूरी तरीके से तैयारी जोर शोर से चल रही थी और जिला प्रशासन ने बीती शाम को बकायदे उस पर बुलडोजर चला दिया। जिला प्रशासन का कहना है कि ये सार्वजनिक स्थल था और इस पर कोई भी अनुमति नहीं ली गई थी और कुछ लोगों द्वारा इस पे आपत्ति भी जताई गई थी। वहीं इस मामले को लेकर अब पूरी तरीके से सियासत गर्मा गई है, क्योंकि सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक ट्वीट कर दिया है और आज विधानसभा में विपक्ष के नेता शिवपाल यादव ने बकायदे इस पर विरोध जताया है और हंगामा हो गया है। आपको बताते चले कि 88वीं जयंती 5 अगस्त को मनाया जाना था, जिसको लेकर पूरी तैयारी चल रही थी। वहीं तिवारी परिवार का कहना है कि ब्राह्मणवाद को लेकर पूरी तरीके से सरकार उसके खिलाफ है
और इसी को लेकर बाकायदे उनका जो है चबूतरा तोड़ा गया है। फिलहाल इस पे सियासत पूरी तरीके से गरमाई हुई है। अब आने वाला समय ही बताएगा कि इस पर अब क्या आगे की कार्यवाही होगी। सुभाष गुप्ता, जनता टीवी, गोरखपुर। बाराबंकी जिले के रामनगर थाना क्षेत्र के एक निजी विद्यालय में 5 वर्षीय मासूम के साथ वहां के ड्राइवर ने की छेड़छाड़। घटना के बाद जब बच्ची घर पहुंची तो उसने परिजनों को आप बीती बताई। उसके बाद जब परिजन इस पूरे मामले की शिकायत करने विद्यालय प्रबंधन के पास पहुंचे तो विद्यालय प्रबंधक उल्टे परिजनों पर ही चढ़ता नजर आया। परिजनों का आरोप है कि